A very warm welcome, my dear students. Welcome to another lecture of Law with me, CA प्रीति अग्रवाल. प्रिलिमिनरी चैप्टर के साथ ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो पढ़ने वाली हैं. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड टू समथिंग न्यू, let us first discuss whatever was covered in the previous session. क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे उससे काम नहीं चलेगा. वी शुड ऑल्सो कीप रिवाइजिंग क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट रिविजन. आप जितनी बार उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करोगे उतना आप बेटर होते जाओगे. तो ये मेरे हर लेक्चर का एजेंडा यही रहता है कि आगे के जो 15 मिनट्स है, पहले के जो 15 मिनट्स है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करेंगे. यस. तो बार बार रिवाइज करने से आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न भी हो जाएगा. चलो, तो रिवाइज कर लेते हैं वॉट एवर वॉज कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन. आई होप कि आप घर पे भी कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर रहे हो. रोज का आधा घंटा आपको लॉ के लिए देना है. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पिछले सेशन में अब तक हमने क्या कवर किया है? क्लॉज 1 बात कर लेता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की. पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ने का टाइम किसके पास है ना? एक समरी वर्जन लेकर आते हैं. दैट समरी वर्जन इज नोन एज एन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. कंपनी, तुम खुद से नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्या लिखना है, हम बताएंगे. तो सेबी विल मेंशन द फीचर्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस. क्या इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए वो हम बताएंगे. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मेमोरेंडम. मैंने डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. इट इज अ मेमोरेंडम containing such salient features of the prospectus as may be specified by SEBI. Okay, so it is a memorandum containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्लॉज टू, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. एक बार गो थ्रू तो कर लेते हैं. ICAI recommends the accounting standards to NFRA. NFRA will examine the accounting standards and then recommend them to the central government. Central government will then prescribe the accounting standards in consultation with NFRA. Next we discussed alter या फिर alteration. इसकी क्या definition है? AOS ये मैंने आपको निमोनिक दिया था. ऑल्ट्रेशन इंक्लूड्स एडिशन, ओमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब रिप्लेसमेंट. तो ऑल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आप ऑल्टर कर लेते हो, इसका मतलब क्या होता है कि हम ऑल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? बाय एडिशन, ओमिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, चेंज, रिप्लेस कर देना. आर्टिकल्स एक्ट में जहां भी आपको आर्टिकल्स वर्ड दिखाई देगा ना, उसका क्या मीनिंग है? आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन, ऑल्टर्ड वर्जन ऑफ आर्टिकल्स ही कंसिडर किए जाएंगे. वो क्या होता है? जो ओरिजिनली फ्रेम किया वो तो आएगा ही, प्लस जो ऑल्टर किए. मैम मेरे पास तो आर्टिकल है ही नहीं. देन whatever was applied in pursuance of the act, मतलब जो मॉडल आर्टिकल्स है ना, टेबल एफ ऑनवर्ड्स, वो आपके आर्टिकल्स माने जाएंगे. Associate company we will discuss later. Auditing standards. ICAI recommends the auditing standards. किसको recommend करता है? NFRA को. So ICAI recommends the auditing standards to NFRA. NFRA उन्हें एग्जामिन करेगा और आगे recommend करेगा to central government. Central government will then prescribe the auditing standards in consultation with NFRA. What is the meaning of authorized या फिर nominal capital? देखो, authorized means this is the maximum amount of capital that can be raised by the company. It's the maximum. इससे ज्यादा आप रेज नहीं कर सकते. अगर आपको करना है then you need the approval of the members. members को बुलाओ, उनका अप्रूवल लो और फिर ही आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं?
अच्छा, अब ये किसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जा रहा है? तो लॉ बोलता है इन कॉन्टेक्स्ट विद अ कंपनी, क्योंकि बोर्ड तो किसी का भी हो सकता है, जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज हो सकता है या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो सकता है। कौन से बोर्ड की बात कर रहे हो? तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो वर्ड है, ये मुझे पढ़ना है इन रिलेशन टू अ कंपनी। सो इन रिलेशन टू अ कंपनी, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? इट्स अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, मैंने वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा नोट भी लिखवाया था। बॉडी कॉर्पोरेट इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बस इतनी डेफिनेशन है। इट इंक्लूड्स है, इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मतलब क्या? कि इट इंक्लूड्स द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब है कि जो कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो कंपनीज आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है वो भी आएंगे। सो कैन आई से दैट द स्कोप इज वेरी वाइड इन दिस केस? यस, स्कोप काफी वाइड हो जाता है। जो इंडिया में है वो तो आएंगे ही, लेकिन जो आउटसाइड इंडिया है वो भी आएंगे। It does not include a cooperative society or any other body corporate notified by the central government. cooperative society क्यों नहीं आएगी यहाँ पर? क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो है नहीं, whereas कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए आती है ना, तो इन दोनों को सेम लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर वो नहीं आएगा। वी विल हैव सेपरेट रूल्स फॉर दैट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने लॉज बनाए हैं हमने। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी आएगा यहाँ पर। बुक एंड पेपर या फिर बुक और पेपर, दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने निमोनिक दिया था BD² VWM। यस, BD² VWM। B से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, D से डीड्स डॉक्यूमेंट्स, V से वाउचर, W से राइटिंग, M से मिनट्स एंड रजिस्टर्स। इन सबको मिला के आप बोलोगे बुक्स एंड पेपर या फिर बुक और पेपर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा? कैश बुक, बैंक बुक, जो आप रिकॉर्ड करते हो पैसे के लिए। यस, यू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द मनी दैट वी हैव रिसीव्ड एंड स्पेंट, तो कैश बुक बैंक बुक बनती है। ऑल द सेल्स, परचेसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनके रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 148। ये कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 148। ब्रांच ऑफिस इज द वन विच इज डिस्क्राइब्ड एज सच, मतलब इसको ब्रांच ऑफिस बोलते हैं हम। आप जो डिस्क्राइब करोगे हम उसे ही ब्रांच ऑफिस मानेंगे, वट एवर यू डिस्क्राइब। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? विच हैज बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट। जैसे फेस वैल्यू अगर 10 है, मैंने 6 रुपीज कॉल किया है, तो दैट इज अ कॉल्ड अप कैपिटल। एंड जो अनकॉल्ड है 4 रुपीज, उसे हम अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। वॉट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज मीन्स समथिंग विच इज गिवन एज सिक्योरिटी। यस, सो चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और लीन। मैंने आपको बताया था कि कंपनी को लोन चाहिए तो वो बैंक के पास चले गए, उन्होंने लैंड या बिल्डिंग या स्टॉक कुछ देकर लोन लिया है, मतलब आई हैव गिवन समथिंग एज सिक्योरिटी एंड आई हैव ऑब्टेन लोन अगेंस्ट इट। अगर मैं बैंक को ये एसेट दे रही हूं, इसका मतलब है कि अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया तो बैंक इस एसेट को सेल करके लोन की रिकवरी कर लेगा, क्योंकि बैंक का इसमें इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट वर्ड है ना, वो यहां पर कवर्ड है कि मैंने एसेट फिजिकली बैंक को नहीं दिया है, वो तो दे ही नहीं सकते ना। हाउ विल यू गिव द लैंड नो टू द बैंक? तो बैंक के पास उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? कि अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो बैंक उसको बेच देगा, तो हमारा इंटरेस्ट है उसमें। लीन मतलब अगर स्टॉक बैंक के पास पड़ा है फिजिकली, क्योंकि लीन तो आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब वो चीज फिजिकली सामने वाली पार्टी के पास है।
तो अगर वो चीज फिजिकली बैंक के पास पड़ी है, देन वी विल यूज द वर्ड लीन। इट इज क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी और एसेट, मतलब कोई भी एसेट पे आप क्रिएट कर सकते हो चार्ज। वो एसेट या तो कंपनी का हो सकता है या उसकी अंडरटेकिंग का। अंडरटेकिंग मींस मैंने उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, वो ऐसे मेरा दैट इज अ कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, ऐसा बिजनेस जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा है, उसके एसेट को भी आप दे सकते हो सिक्योरिटी। मैम कैसे दे सकते हैं? देखो, मैंने अपना पैसा अंडरटेकिंग को दिया, तो अंडरटेकिंग ने उसी पैसे से एसेट खरीदा होगा ना, तो मैं वो एसेट को देके एज सिक्योरिटी लोन ले सकती हूँ। तो कंपनी या फिर अंडरटेकिंग या दोनों के एसेट्स पे आपने लोन लिया है, आपने उस चीज को दिया है एज सिक्योरिटी। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज। मॉर्गेज जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, लेकिन लॉ यहाँ पर बोलना चाहता है कि भाई मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अगर आपने उस एसेट को एज सिक्योरिटी दिया है, देन दैट इज नोन एज चार्ज। ऑल द प्रोविजंस शैल अप्लाई। ठीक है, ऑल द प्रोविजंस शैल अप्लाई मतलब वो जो रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजंस है ना, वो सारे अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। यस। हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। किसी का डाउट आया है? यस, तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। मुझे शायद आपको वो अ, लिखवाना भी है ना? मैंने लास्ट टाइम नहीं लिखवाया था ना, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग क्लॉजेस स्टार्टिंग विद सी, ये हमने नहीं लिखा था ना, ये मैं अब लिखवाऊंगी आज आपको। जस्ट वेट, लेट मी फिनिश द रिविजन। ओके, तो ये हमने पढ़ा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीईओ, ही इज एन ऑफिसर। ऑफिसर मतलब कि वो मैनेजर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, एंड उस पर्सन को हमने डेजिग्नेट किया है एज अ सीईओ। तो उसे वो पोजीशन दी है हमने कि भाई तू सीईओ है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ सीईओ। अच्छा, फिर ये सीएफओ कौन होता है? सीएफओ मतलब वो फाइनेंस के लिए, ही इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। सो ही इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज सच। अपॉइंटेड मतलब वो कोई भी बाहर का भी बंदा हो सकता है, उसको ऑफिसर होने की जरूरत नहीं है। कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब द कंपनी कंपनीज एक्ट 2013। तो हम उसे ऑफिसर, वो भी कंपनी है। एंड वी विल ऑल्सो कंसिडर एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड प्रायर टू दिस एक्ट। यस, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो आप ये नहीं बोल सकते मैं तो तभी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मुझे तो वही लॉ अप्लाई करेगा। नहीं, आप अभी इनकॉर्पोरेट हुए हो या पहले हो, कंपनी वर्ड जहां पर भी लॉ में यूज किया उसमें सारी कंपनीज आ जाएंगी, आपको भी ये लॉ अप्लाई करेगा। ये आज लिखेंगे अभी हम। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी, ये मैंने आपको एक चार्ट लिखवाया था ना, ये वाला। आई होप आपने नोटबुक में लिखा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, या फिर आप बोल सकते हो जितना फेस वैल्यू उतनी ही मेरी लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। ये अमाउंट मुझे वाइंडिंग अप में मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो जिसके पास शेयर कैपिटल भी है, तो दो लाइबिलिटीज होंगी। द वन इज द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, ये आप कभी भी मंगवा सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। एंड यू ऑल्सो हैव द अमाउंट ऑफ गारंटी, क्योंकि आप गारंटी कंपनी हो एंड यू ऑल्सो हैव शेयर कैपिटल, तो आपकी दो लाइबिलिटीज हैं, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स एंड द अमाउंट ऑफ गारंटी। जो शेयर वाला पैसा है वो तो आपको लाइफ टाइम में मिल जाएगा, एंड जो गारंटी है दैट यू विल गेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन अगर आप एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर आपकी एक ही लायबिलिटी है, द अमाउंट ऑफ गारंटी। दिस अमाउंट यू विल गेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम you get to enjoy limited liability, it's only at the time of winding up that the liability is unlimited। वो तो वाइंडिंग अप पे देखेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि कंपनी इतनी जल्दी वाइंड अप होगी, वो देखेंगे तभी। जब भी हम लाइबिलिटी की बात करते हैं, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी तो हमेशा ही अनलिमिटेड है। कंपनी ये नहीं बोल सकती मेरे पास पैसे नहीं है, देख लो आप लोग।
कंपनी को तो पैसे देने ही है ना। ओके, तो आई थिंक ये सब हमने किया था लास्ट टाइम। एंड कंट्रीब्यूटरी भी किया था, यस। कंट्रीब्यूटरी कौन होता है? मैंने वो चार्ट लिखवाया था ना, उसकी तरफ जाते हैं। कंट्रीब्यूटरी मतलब, देखो कंपनी या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में जितना फेस वैल्यू उतनी ही मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। अब अगर सपोज कंपनी ने 6 रुपीज कॉल कर दिया है, 4 रुपीज अब भी अनकॉल्ड है, तो कंपनी ये कब कॉल करेगी? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कर सकती है या फिर वाइंडिंग अप पे कॉल कर सकती है। अगर कंपनी इसे लाइफ टाइम में कॉल कर रही है, तो आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसको नाम क्या दिया है? मेंबर। लेकिन अगर यही पर्सन वाइंडिंग अप पे ये पैसा देता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। दैट पर्सन इज नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। है वो मिस्टर एक्स ही, सिर्फ उसका नाम बदली हो जाता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें या तो आपका शेयर कैपिटल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इफ यू ऑल्सो हैव शेयर कैपिटल, तो फिर आपकी दो लाइबिलिटीज है। वन इज द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, ये आप कभी भी बुला सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अगर लाइफ टाइम पे आप बुला रहे हो तो वो मेंबर बोला जाएगा, लेकिन ये अमाउंट अगर आप फाइंडिंग अप पे बुला रहे हो गारंटी के साथ में, तो उसी पर्सन का नाम बदली कर दिया जाएगा टू कॉन्ट्रीब्यूटरी। बस उसको बुलाते कॉन्ट्रीब्यूटरी है। जो गारंटी है वो तो वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा, इसीलिए दैट पर्सन इज नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर दिस अमाउंट। अगर आपका शेयर कैपिटल नहीं है तो आपकी एक ही लाइबिलिटी है, दैट इज द अमाउंट ऑफ गारंटी। ये क्योंकि वाइंडिंग अप पे बोलते हैं और वाइंडिंग अप पे वो बंदे का नाम ही चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब आपको बस यही याद रखना है कि जब वो पर्सन लाइफ टाइम में कंट्रीब्यूट करता है पैसा तो उसे मेंबर बोला जाता है। लेकिन अगर वही पर्सन वही पैसा वाइंडिंग अप पे देता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, मेंबर से उसको हम बुलाने लगते हैं कंट्रीब्यूटरी। मैम आपने कुछ बताया था कि एक ऐसा पर्सन है जिसने पूरे 10 रुपीज पे कर दिए हुए हैं। देखो, बुलाएंगे तो उसको कंट्रीब्यूटरी ही, सिर्फ इतना है वो कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं, लेकिन उसको नाम क्या दिया जाएगा? कंट्रीब्यूटरी। नाम उसको वही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। कंट्रोल कर लेते हैं एंड देन आई विल आल्सो मेक यू राइट द सेक्शन नंबर्स। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, तो आपने एक काम करो, ये लिख लो अभी, ठीक है, ये लिख लो। पहले एक लिस्ट लिखो। दीज आर ऑल द क्लॉजेज स्टार्टिंग विथ सी। तो ये पहले लिखो। ठीक है, लिखा। अब स्टोरी क्या है? सो वी आर स्टार्टिंग, we are discussing all the clauses that begin with the letter C. Okay? अब देखो, क्लॉज 15 से स्टार्ट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। अब स्टोरी क्या है? अपने कितने पैसे डाले? अपने पैसे है ना, वो कितने डाले ना। पब्लिक से भी तो लेते हैं, पब्लिक से भी पब्लिक से भी ले लेते हैं पैसे, अपना कितना पैसा डालेंगे ना हम। तो एक काम करते हैं, पब्लिक से ना पैसा कॉल कर लेते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, क्लॉज 15। इसके कुछ चार्जेस हैं क्या पब्लिक से पैसे मांगने के? नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। चार्ज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16। अपने कितने पैसे डाले? पब्लिक से भी ले लेते हैं पैसे, तो कॉल करो ना। इसके कुछ चार्जेस हैं क्या? नहीं नहीं, जरा अपने सीए, सीईओ, सीएफओ ऑफ द कंपनी से तो पूछो। हाँ हाँ,
पूछ लिया, कोई चार्ज नहीं है। CA क्लॉज 17, CEO क्लॉज 18, CFO क्लॉज 20, कंपनी, so this is clause 19, this is clause 20. तो called up capital clause 15, charge clause 16 में defined है, CA clause 17, CEO clause 18, CFO clause 19, company clause 20. गारंटीड ना, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ बाबा, कितनी बार बोलूं, कोई चार्जेस नहीं है। गारंटी कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 21। तो चलो, फॉर्म हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्लॉज 22। डर लग रहा है कंपनी लिक्विडेट हो गई तो क्लॉज 23 लिक्विडेटर को डिफाइन करता है। अरे मैंने तो CA, CS इन प्रैक्टिस सबसे पूछ लिया है, 24 एंड 25। डरो मत, चल अब तू भी कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जा, तो तुझे हम कंट्रोल दे देंगे। डर मत, पैसे दे, तू भी कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जा, तुझे कंट्रोल देंगे। 26 एंड 27। सोचता हूं एक कॉस्ट अकाउंटेंट रख लूं, कोर्ट के कामों में जरूरत लगेगी एक कॉस्ट अकाउंटेंट की। आप इसको ऐसे भी लगे, कोर्ट के कामों में हेल्प हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो, इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज द क्लॉज। ओके, अब ये बस स्टोरी आपको लर्न करनी है, तो आपके सेक्शन नंबर्स भी लर्न हो जाएंगे। चलो लिखो इसे, राइट डाउन। ये भी लिखो। ओके, चलो लेट अस नाउ डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं बहुत सारे नोट्स देने वाली हूं आपको। ओके, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनना, एंड यू कैन राइट अलोंग विद मी। आप मेरे साथ ही लिख सकते हो, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप लोग पहले सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, और फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, आप तभी लिख लेना, आपकी मर्जी है, या मेरे साथ साथ लिखो, आई लीव इट अप टू यू। चलो, लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रोल। ये मेरा अंदाजा है कि इंस्टीट्यूट ना इस पे न्यू क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आज तक इस पे कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं हैं। तो नए क्वेश्चंस फ्रेम होने का चांस है। जब मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी ना ये चैप्टर की, तो मैं आपको कंट्रोल पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो डेफिनेशन लर्न करके रखना, ठीक है? क्योंकि अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, और मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक एक लाइन, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद एग्जाम्पल्स। तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन मैं इसमें टाइम इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अब तक इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो न्यू क्वेश्चंस फ्रेम होने का चांस है। अब मतलब डिफाइन तो कर रहे हैं ना वो, बट हमको ये सोचना है कि डिफाइन कर ही क्यों रहे हैं, इसका कोई यूज है क्या? मतलब कंट्रोल जैसा वर्ड कोई क्यों डिफाइन करेगा ना? इंग्लिश का सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो लॉ है, तो फिर कंट्रोल वर्ड क्यों डिफाइन कर रहे हैं? जब आप होल्डिंग एंड सब्सिडरी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो कंट्रोल वर्ड वहां पर आपको आएगा। तो कंट्रोल वर्ड, होल्डिंग सब्सिडरी, या फिर आप प्रमोटर की डेफिनेशन अगर पढ़ते हो, तो प्रमोटर की डेफिनेशन में भी कंट्रोल वर्ड को यूज किया गया है। तो सोचने वाली बात है कि मैम अगर कंट्रोल वर्ड यूज किया ही है तो फिर इसका मतलब क्या मीनिंग है, वो तो पता होना चाहिए ना। तो उन्होंने बैठ के कंट्रोल वर्ड को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि व्हाई इज दिस वर्ड डिफाइंड। ठीक है, तो पहले लिखेंगे
वाई इज कंट्रोल डिफाइंड, मतलब इसका क्या यूज है, फिर क्यों डिफाइन किया गया है, आप लिखो वहां पर, क्योंकि हर एक चीज का ना कोई पर्पस होता है, आपको वो समझना चाहिए वाई. सो दिस डेफिनेशन इज रेलिवेंट फॉर holding and subsidiary company. Okay, this is relevant for holding and subsidiary. And also, the definition of promoter includes the word mentions, लिख सकते हो आप, the word control. इसीलिए क्योंकि जगह जगह पर इसको यूज किया गया है, तो हमें इसको डिफाइन करना चाहिए. ठीक है, तो ये इसका यूज है, ये आप लिख लो, लिखो ये. लिखा ना? ठीक है, अब मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो. आई विल गो स्लो. ये देखो, अब थोड़ा सा रीड कर देती हूँ ताकि आपको समझे कि मैं कैसे लिख रही हूँ. मैं ना एक ये ऐसा पूरा पॉइंट ये वाला, ये कंट्रोल द मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजंस, ये आपको एक एक एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद एग्जांपल. ठीक है, तो वो हम लिखेंगे वहां पर. तो कंट्रोल वर्ड मैंने आपको बता दिया कि वो होल्डिंग और सब्सिडरी प्रमोटर यहां पर मेंशन किया गया है, इसीलिए हमको पढ़ना है. तो होल्डिंग सब्सिडरी में आपने पढ़ा होगा कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी बी. It controls more than 51%, 51 या उससे above. It controls at least 51% of the total voting power. तब जाके वो कंपनी हमारी सब्सिडरी बनती है. तो होल्डिंग और सब्सिडरी में कंट्रोल वर्ड का मेंशन किया गया है. तो सबसे पहले ना आप हेडिंग दे दो कि ये कंट्रोल कैसे मिलता है आपको. हाउ कैन वन कंपनी कंट्रोल दी अदर कंपनी. तो वो कंट्रोल मिलता है व्हेन कंपनी ए has the right to appoint majority directors of company B. क्योंकि आप अगर किसी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो तो मतलब आप वो कंपनी को ही कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज द डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी. तो अगर आप डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो मतलब आप कंपनी को ही कंट्रोल कर रहे हो, है कि नहीं. तो सबसे पहले कैसे मिलेगा, देखो यहां पर भी लिखा है कंट्रोल शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. आपको अगर याद होगा होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन जब हमने पिछली बार पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे वर्ड यूज किए थे. आई कैन आइदर अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एट माई डिस्क्रिशन. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको वो इसको ना रिलेट करना है. तो मेरे साथ लिखो कंट्रोल कैसे आएगा. हम क्या लिख रहे हैं, हम कंट्रोल की डेफिनेशन डिस्कस करें. तो पहले टाइटल दे दो कंट्रोल. ठीक है, आपने एक बात नोटिस की, कंट्रोल इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब ये तो आएगा, इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है. फिलहाल ये इंक्लूडेड है लेकिन इसके अलावा भी और कुछ लिख सकते हैं. अगर आपको चाहिए ना तो आप इधर सेक्शन भी लिख सकते हो ताकि ये नोट एकदम कंप्लीट हो जाए आपके लिए. सेक्शन 2 क्लॉज 27, जैसे मैंने आपको बताया इस पे कभी क्वेश्चंस आए नहीं है तो इस पे क्वेश्चन आने का चांस है, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट इन डिटेल. सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप लिखोगे right to control, right to appoint लिखो, sorry, right to appoint majority directors. इसको हाईलाइट करो.
साथ साथ में लिखो, थोड़ी स्पीड मेंटेन करना, थोड़ा फास्ट लिखना। राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। कैन आई से दैट दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल? क्योंकि अगर आप डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो तो आप कंपनी को ही कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल कैसे आएगा? व्हेन कंपनी ए कैन अपॉइंट मेजॉरिटी। अब देखो, हाँ, जो अपॉइंट कर सकता है वो रिमूव भी कर सकता है, ये अंडरस्टूड है। तो अगर मैंने अपॉइंट वर्ड यहां पर लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपॉइंट कर सकती हूँ, रिमूव कोई और करेगा। मेरे पास अगर अपॉइंटमेंट की राइट है तो मेरे पास ही उनको निकालने की भी, सस्पेंड करने की, रिमूव करने की भी राइट है। सो राइट टू अपॉइंट, तो अगर मैं आपके डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती हूँ, दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल विच आई कैन हैव ओवर कंपनी बी। तो आप यहां पर लिखो मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। लिखो मेरे साथ, मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। सी इफ यू हैव द पावर टू चूज, मेजॉरिटी मतलब क्या? मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ। If you have the power to choose more than half of the directors of the company, you can effectively control the manner in which the company is run. तो इससे बड़ा कंट्रोल और क्या होगा आपका? यस yes? तो आप अभी नेक्स्ट मेरे साथ लिखना, इफ यू हैव द पावर, ओके, इफ यू हैव द पावर टू चूज मोर देन हाफ। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन हाफ, 50% से ज्यादा। मोर देन हाफ of the directors of the board. So if you have the power to choose more than half of the directors of the board of the company, you can effectively, okay, you can effectively control the manner in which the company is run. अब आप सोचोगे मैम, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि अगर कंपनी ए कंपनी बी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है तो वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये कंट्रोल उसको मिला कैसे? सोचने वाली बात है कि नहीं? कंपनी ए अगर कंपनी बी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है तो मैम ये पावर उसको कैसे मिली? क्योंकि कंपनी ए ने इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे कंपनी ए ओन्स 51% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बी। तो कंपनी बी क्या बोलती है, यार तूने ही सबसे ज्यादा पैसा डाला है, आधे से ज्यादा पैसा तो तूने ही डाला है, तो ठीक है, अब तू ही देख कि ये पैसा कैसे यूज होना चाहिए, तू ही देख ले। सो कंपनी बी इज अलाउइंग कंपनी ए टू अपॉइंट। अब जो अपॉइंट कर सकता है वो रिमूव भी कर सकता है ना, टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी डायरेक्टर्स एट इट्स, मतलब कंपनी एज डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन मतलब विश, डिजायर। आप अपने मर्जी से डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव भी कर सकते हो। इसका मतलब है कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी बी। ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, अगर आप ये कर सकते हो मतलब आप तो कंट्रोल ही कर रहे हो ना। यस और नो? तो ये सबसे पहला कंट्रोल है। जस्ट चेक कि आपने सब बराबर से लिख लिया है ना।
ओके। अब सेकेंड कंट्रोल कैसा आएगा? यू कैन कंट्रोल, देर इज कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस। मैम ये क्या होता है? हम कैसे मैनेजमेंट पॉलिसीज या डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं? मैम मतलब क्या कंट्रोल कर रहे हैं? आप इधर ना एग्जांपल्स लिख लो। पॉलिसी या डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करोगे? आप डिसाइड करते हो कि किसको सीईओ अपॉइंट करना चाहिए। आपके हाथ में उसकी अपॉइंटमेंट है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ आप डिसाइड कर रहे हो। मर्जर्स के डिसीजंस आप ले रहे हो। तो ये सारे मेजर डिसीजंस लेने की पावर आपके पास है। आप ही कंपनी की, क्या बार बार इधर उधर भाग रहे हैं ये, आप ही कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी बना रहे हो, फाइनेंशियल पॉलिसी अप्रूव कर रहे हो, आप बजटिंग में इन्वॉल्व हो, एक्सेट्रा। ये सारा कुछ अगर आपके हाथ में है, मतलब आप उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हो ना। आप ये कंट्रोल कर रहे हो कि कंपनी कैसे रन होगी, क्योंकि सीईओ का काम क्या है? कंपनी को मैनेज करना, कंपनी को चलाना। आप बता रहे हो कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। चीजें आप ही के हाथ में, डिसीजंस आप ही के हाथ में। एक एग्जांपल कर लेते हैं, पहले ये चेक कर लो, लिख लिया ना सही तरीके से? ठीक है। अब मिस्टर ए जो है ना, ही इज फाउंडर ऑफ अ टेक कंपनी लेते हैं, चलो ये टेक कंपनी के फाउंडर हैं। अब टेक्नोलॉजी है, चेंज होती रहती है, नई नई चीजें ऐड करनी पड़ती है। he sold 90%, okay, he sold 90% of his shares to the investor। मतलब उसको इतने पैसों की जरूरत थी, पैसों की जरूरत लगती रहती है, टेक्नोलॉजी चाहिए। sold 90% of his share in the company to investors। अब उसके पास कितना रह गया? सिर्फ 10%। इन्वेस्टर्स भी बहुत खुशी खुशी उसको पैसे दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए के पास जो 10% का शेयर कैपिटल है ना, उसमें उसने सारी राइट्स अपने पास ही रखी है। मतलब भले ही मेरे पास 10% हो, लेकिन मेजर डिसीजंस मैं ही लूंगा। आई हैव द पावर टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्ट। आई हैव द पावर टू सी कि कौन अपॉइंट होगा, नहीं होगा, एक्सपांशन करना नहीं करना, ये सारे मेजर डिसीजंस उसने अपने पास ही रखे। भले मेरे पास 10% कैपिटल है तो क्या हुआ, मेजर डिसीजंस तो मैं ही रखूंगा, तो कंट्रोल उसी के हाथ में है ना। ऑल्दो मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए के पास अभी कितना पैसा है? ही नाउ हैज ओनली 10% ऑफ द शेयर कैपिटल, बस इतना ही है इसके पास में। बट ही हैज रिटेन्ड all the major decision making power। He has retained major डिसीजन मेकिंग पावर। मैम ये मेजर डिसीजन मेकिंग मतलब कौन सी डिसीजंस होती हैं? फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द प्रोडक्ट, वो डिसीजन इसी के हाथ में है। चेंजेस इन प्रोडक्ट, वो डिसीजन उसी के हाथ में है। एक्सपांशन का डिसीजन वो इसी के हाथ में है। ये सब उसने अपने ही हाथ में रखा है, एक्सेट्रा। मैम ऐसा होता है क्या? अरे आपको याद है मैंने आपको वो पीयूष बंसल जो फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट लेंसकार्ट का ओनर है, उसका मैंने आपको वो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था। वो एक बार फिर से देखते हैं। पहले आप देखो, आपने ये लिख लिया ना मेरे साथ साथ, ठीक है। अब ये देखो, ये याद है आपको? अब इसमें पीयूष बंसल के पास 10% है, नेहा बंसल के पास 7% है, बाकी पूरा इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। तो इनके पास ही है, लेकिन कंपनी यही चला रहे हैं ना। डिसीजन मेकिंग तो अब भी हमने इन्हीं के हाथ में रखी ना, डे टू डे ऑपरेशंस तो यही कर रहे हैं ना। शार्क टैंक में भी पीयूष बंसल ही आता है ना, लेंस काट करते हुए। तो फिर
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे शेयर्स होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग मैंने अपने पास ही रखी है, ठीक है? चलो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। देखो मैंने 2 कवर कर ली आपकी। राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट डिसीजंस। अच्छा, अब ये कर लेते हैं, पर्सन मे बी एक्टिंग आइदर इंडिविजुअली, कि बाय पर्सन्स आइदर एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कॉन्सर्ट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अब ये पार्ट कर लेते हैं कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर में एक एक वर्ड का आपको मीनिंग मिलेगा। रिवीजन हम लोग कर ही रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन, मतलब मैं जब भी आगे बढ़ती हूँ मैं पिछला पूरा जो जो अब तक पढ़ा है वो सब रिवाइज कर रही हूँ। ये सब टेक्निक्स आपको बहुत काम में आएंगे। ठीक है, रिवीजन हो रही है हमारी रेगुलरली हर लेक्चर में। एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन मिल रहा है आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको लिखो, इन सब चीजों का फायदा लो। सो पर्सन is acting either individually or in concert। ठीक है, कॉन्सर्ट का मीनिंग आप लिख सकते हो टुगेदर, मतलब एक साथ। या तो वो इंडिविजुअली ओन करता है या वो 2-3 लोग मिलके ओन करते हैं, तो उससे कंट्रोल आया है। इंडिविजुअली का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल दैट मिस्टर ए ऑन हिज ओन, खुद से ओन्स 60% इन कंपनी एक्स। तो मिस्टर ए ओन्स 60%, तो आ गया ना उसके पास कंट्रोल। आधे से ज्यादा तो कैपिटल इसी के पास है। इंडिविजुअली इंडिविजुअली आधे से ज्यादा शेयर्स तो इसी के पास है, तो शेयर्स मतलब कंट्रोल ही हुआ ना उसके पास। इन कॉन्सर्ट का क्या एग्जाम्पल है, ये देखो, ये एग्जाम्पल ले लो। मिस्टर ए अकेले तो नहीं, लेकिन ये इसे 20% ओन करते हैं। इनकी वाइफ जो है ना वो 20% ओन करती है, और इनका जो बेटा है वो भी 20% ओन करता है। ये तीनों मिला के 60% ओन करते हैं इन कंपनी एक्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इन कॉन्सर्ट। इन कॉन्सर्ट मतलब टुगेदर। ठीक है, टुगेदर टुगेदर दे कंट्रोल मोर देन 50%। देखो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो, कंट्रोल वर्ड क्या होता है कि आप मेजॉरिटी, ये देखो ना लिखा है यहां पर, मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ओन करते हो तभी कंट्रोल आता है ना। मेजॉरिटी वर्ड डेफिनेशन में ही लिखा है। देखो मेजॉरिटी मेजॉरिटी, ये देखो, यस। कंट्रोल के लिए मोर देन 50% आपके पास होना चाहिए। इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा था लास्ट टाइम फाउंडेशन में भी, एसोसिएट कंपनी में इन्फ्लुएंस जो होता है ना वो 20 to 50% होता है। इन्फ्लुएंस मतलब 20% to 50% ओनरशिप आपके पास है। मोर देन 50% में कंट्रोल वर्ड ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये लिखो। नेक्स्ट क्या है वहां पर, कंट्रोल या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मैंने आपको बताया था ना, हर एक वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। या तो डायरेक्ट कंट्रोल है या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल है, वो भी लिखो। डायरेक्ट कंट्रोल या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल, तो ये कैसे होगा? डायरेक्ट कंट्रोल मतलब क्या, कंपनी ए जो है इट ओन्स 60% इन कंपनी बी। कंपनी ए ओन्स 60% इन कंपनी बी। एक ना चेंज कर लो यहां पर, मिस्टर ए के बदले ना कंपनी ए लिख दो, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी में ना
कंट्रोल जो वर्ड यूज़ किया उसमें होल्डिंग और सब्सिडी वो कंपनीज़ होती हैं, वो इंडिविजुअल नहीं हो सकते। तो अगर आप उससे रिलेट करोगे फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं बट फिर भी यहाँ पर भी ना आप ऐसे लिख दो दैट कंपनी ए एंड उनकी जो सब्सिडरीज़ हैं वो मिला के सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी 1 या सब्सिडी ऐसे करोगे ना तो आपको वहाँ पर भी क्योंकि ना ये हम तभी भी देखते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ़ कंपनीज़ में ही आता है। इंडिविजुअल में होल्डिंग सब्सिडी का नहीं आता है। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट से इसको कोरिलेट करोगे फिर आपको लगेगा इधर मैम ने इंडिविजुअल का नाम क्यों दिया है? उधर भी था ना कि आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज़ तो हमने पढ़ा था आपको याद होगा H प्लस S दे टुगेदर ओन मोर दैन 50% इन S1 है ना? वो किया था ना तो टुगेदर इंडिविजुअली या टुगेदर तो ये सब्सिडरी कंपनी 1 या सब्सिडरी कंपनी 2 हम मिला के 60% ओन करते हैं। चलो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये तो डायरेक्ट हो गया ना, ये तो डायरेक्ट कंट्रोल है क्योंकि मैं खुद डायरेक्टली कंट्रोल कर रही हूँ। तो ये तो डायरेक्ट कंट्रोल है। लेकिन कंपनी बी ओन्स 55% इन कंपनी सी तो ये इनडायरेक्ट हो गया ना, ये डायरेक्ट है बी और सी के बीच में। ये डायरेक्ट कंट्रोल है। ये इनडायरेक्ट हो गया ना, इनडायरेक्टली कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी सी, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। यस, तो कैन आई से कि कंपनी ए और कंपनी बी और कंपनी सी इनका डायरेक्ट कंट्रोल है सब। लेकिन कंपनी ए और कंपनी सी का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। सो कंपनी ए डायरेक्टली कंट्रोल्स कंपनी बी। आपको लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। कंपनी ए डायरेक्टली कंट्रोल्स कंपनी बी, तो थोड़ा इजी हो जाता है। कंपनी बी डायरेक्टली कंट्रोल्स कंपनी सी, कंपनी ए इनडायरेक्टली कंट्रोल्स कंपनी सी। ठीक है, ये लिखा। जस्ट चेक लिखा है ना सब। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया ना, ये सब हाईलाइट कर लो हेड पॉइंट्स को। बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ना जो लास्ट है, बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट या फिर कोई मैनेजमेंट एग्रीमेंट है आपकी,
उस एग्रीमेंट से आपको कंट्रोल मिला है या कोई राइट मिली है, ठीक है? उससे आपको कंट्रोल मिला है या फिर कोई राइट मिली है। बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, मैनेजमेंट एग्रीमेंट या मैनेजमेंट राइट्स। अब कंपनी ए ने ना कंपनी बी को इतना लोन दिया है, कंपनी ए ने कंपनी बी को इतना लोन दिया है कि कंपनी बी बोलती है भाई अभी तू ही देख ले कि ये हम लोन कैसे यूज कर रहे हैं। तो कंपनी बी ने अपनी मैनेजमेंट राइट्स जो हैं या मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कंपनी ए को दी हुई है। तो ये भी तो कंट्रोल ही हुआ ना, ये भी तो कंट्रोल ही है ना कि भाई अभी तूने इतना पैसा दिया है, चल तू ही देख ले कि हम वो पैसा कैसे यूज कर रहे हैं, तू तू कंट्रोल कर ले। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। सो डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल क्या है? इट शैल इंक्लूड, yes, it shall include the right to appoint majority of the directors, control the management policy decisions, either by the person acting individually or in concert, whether directly or indirectly. It includes by virtue of shareholding, management rights, shareholders agreement या फिर voting agreement या any other manner. अब आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल रहा होगा। यस, सो दिस इज हाउ वी डिस्कस एवरीथिंग इन अवर रेगुलर लॉ लेक्चर्स। हर एक चीज डिस्कस की जाएगी, हर एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा। ओके, तो ये आपको बैठ के लर्न करना है। मैंने एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है आपको। कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस क्लॉज 30 जो डिफाइन करता है डिबेंचर्स को। एक्चुअली ना एक एक पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है टू डिबेंचर्स। जब हम शेयर एंड शेयर कैपिटल पढ़ेंगे ना, तो वहां पर डिबेंचर्स का भी एक छोटा सा पार्ट है। तो डिबेंचर की डेफिनेशन एक्चुअली मैं वहां पर कवर करती हूँ, बट क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है, इधर भी हम करेंगे बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ओके, या फिर आपको चाहिए तो इधर ही डिटेल में कर लेते हैं एंड देन वहां पर नहीं करेंगे। चलो यहाँ पर आया है तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ वर्ड्स टर्म्स। वहां पर भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे फिर, ठीक है? अब डिबेंचर क्या होता है? लोन है मैम। जब भी मैं स्टूडेंट्स को ये पूछती हूँ डिबेंचर क्या होता है, बोलते मैम लोन है। तो फिर तो वो तो बैंक बैंक से भी ले सकते थे ना आप ये लोन। ये मेंबर्स के पास, पब्लिक के पास क्यों गए? मैम बैंक है ना, वो बहुत सारे कोविनेंट्स या फिर कंडीशंस डाल देता है। नहीं, सबको पे करने से पहले मेरे को पेमेंट चाहिए। प्रॉफिट आया, हमको पहले इंटरेस्ट दे दो। वो इतनी सिक्योरिटी भी मांगता है, कहाँ से लाएंगे हम? तो बैंक्स आर एक्चुअली द लास्ट रिसॉर्ट। बहुत सारे कंडीशंस डाल देते हैं, बार बार पेमेंट मांगते रहते हैं। और फिर मुझे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का अगर मुझे लोन चाहिए बैंक से, ठीक है, अगर मैं बैंक के पास चली गई तो वो बोलेगा सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी मेरे पास कहाँ है? 500 करोड़ की सिक्योरिटी, मुझे तो लोन चाहिए। तो बैंक के पास जाएंगे तो वो सिक्योरिटी मांगता है, मेरे पास नहीं है ना इतनी। पब्लिक इतने क्वेश्चंस नहीं पूछती है। पब्लिक को क्या है, मुझे इंटरेस्ट टाइम पे दे दो, रिडम्पशन टाइम पे होना चाहिए। तो कंपनी ना आइडिया लगाती है, बोलती है बैंक के पास क्यों जाना है, पब्लिक के पास जाते हैं ना। तो कंपनी पब्लिक के पास चली गई और पब्लिक से पैसे उठा लिए। उन्होंने बोला हमको ज्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए, 5-6 साल के लिए ही चाहिए। तो पब्लिक से हमने पैसा ले लिया और उनको ना लिख के दिया कि हाँ हम रीपे करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे, इतना इंटरेस्ट है, ये डेट ऑफ रिडम्पशन सब लिख के दे दिया। वो जो रिटन एक्नॉलेजमेंट मैंने दी है ना, दैट इज नोन एज अ डिबेंचर। डिबेंचर कुछ नहीं है, बस एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है
कि हाँ मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, वो हम रीपे करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो पब्लिक इतने सवाल नहीं उठाती है ना, इसीलिए हम पब्लिक के पास जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब डिबेंचर एग्जैक्टली होता क्या है मुझे पता है, लोन है, पब्लिक से लिया हुआ पैसा है, लोन है, मैं उनको ओनरशिप नहीं दे रही, तू मेरा क्रेडिटर है, तुझे रीपेमेंट मिलेगी और इंटरेस्ट के साथ मिलेगी। मैम, पब्लिक क्यों इनको पैसे दे रही है? पब्लिक को तो बैंक में पैसे डालने चाहिए ना। अरे ये ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं ना बैंक से। बैंक क्या है, 4% 5% इतना ही देगा, 7% 6%। ये लोग डिवेंचर्स पे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं और काफी सारे डिवेंचर्स सिक्योर्ड भी होते हैं, तो पैसा डूबने का तो चांस नहीं है। डिवेंचर की डेफिनेशन में क्या आता है? डिवेंचर की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब ये तो आएगा और कुछ चाहिए वो भी आ सकता है। डेट ही तो है ना, आप कोई भी वर्ड यूज कर लो। इट इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी। इधर एक फ्रंट स्लैश डालो। एविडेंसिंग मतलब शोइंग अ डेट, एविडेंसिंग का मीनिंग लिखो शोइंग अ डेट। अभी इधर फ्रंट स्लैश डालो। Whether secured, whether constituting a charge on the assets of the company or not, whether constituting a charge on the assets of the company or not, इसका मीनिंग क्या होता है? Whether secured or not, whether constituting a charge on the assets of the company or not का मतलब होता है whether secured or not। इसको इजी तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक देखो, SBI। SBI का मतलब क्या होता है? स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। आई मतलब इंस्ट्रूमेंट। सो डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, SBI। तो डिबेंचर में क्या आएगा? डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट शोइंग अ डेट ड्यू बाय द कंपनी। कंपनी हैज टू पे। Whether constituting a charge on the assets or not means whether secured or not. Not means unsecured. तो constituting a charge ये दिखाता है कि secured होंगे, not बताता है unsecured हो सकते हैं। मैम, unsecured डिबेंचर्स फिर कौन इशू करता है? जो रेप्यूटेड कंपनीज होती है ना, वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकती है, क्योंकि लोग उन पे भरोसा करते हैं ना, दे आर वेरी, मतलब उनकी अच्छी गुडविल होती है ना मार्केट में, तो कोई डरता नहीं है इनको फिर पैसे देने से। प्रोवाइडेड दैट instruments referred to in chapter 3D of the RBI Act, Reserve Bank of India Act, RBI Act 1934, such other instruments, ठीक है, such other instrument as may be prescribed। कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बताया था ना आपको, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। सेक्शन 469 उनको पावर देती है टू मेक द रूल्स। तो एज प्रिस्क्राइब मतलब कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी इन कंसल्टेशन विद RBI, कि ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच शैल नॉट, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर। इन चीजों को हम डिबेंचर नहीं मानेंगे। तो वो क्या है? आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो यहां पर, यहीं पे आ जाएगा आपका। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, swaps, futures, etc.
इनको डिबेंचर नहीं मानेंगे। क्यों मैम इनको डिबेंचर नहीं मानोगे? इनके लिए अलग से लॉज हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट मतलब ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रीपो एंड रिवर्स रीपो, इन्हें आप डिबेंचर की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करोगे, इन्हें डिबेंचर्स नहीं माना जाएगा। सिक्योरिटीज इशूड बाय, आप लिखो हाँ मेरे साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है ना। लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपैलिटी, वो भी अगर इशू करती है, लोकल अथॉरिटी, तो इन्हें इन्हें हम डिबेंचर्स नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका लॉस होने का, पैसा जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, गवर्नमेंट इश्यू कर रही है। इनके लॉज भी अलग हैं, इनको इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए हमने अलग रूल्स बनाए हैं। चलो, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम रीपो और रिवर्स रीपो क्या होता है, ये तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं। मेरे पास नोट है, ये एक्स्ट्रा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, बट नॉलेज। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो बाद में, मैं आपको दिखाऊँगी, पहले मीनिंग समझ लो, फिर समझ के लिखना। रिपो रेट क्या होता है? ये आप न्यूज़ में बहुत बार सुनोगे, रिपो रेट, ये होता क्या है? ये बहुत ही सिंपल वे है। Repo rate is the rate at which the central bank lends money to the commercial bank। कभी पैसे की तंगी हो जाती है ना मार्केट में, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई lends money to the commercial bank, पैसा देता है, ले लो ले लो, रिटर्न करना है बाद में लेकिन ले लो पैसा। तो वो लेंडिंग करता है टू द कमर्शियल बैंक्स। नाउ दे हैव मोर कैश टू लेंड टू द बोरोवर्स। बोरोवर्स उसको रीपे करेंगे, इंटरेस्ट ये रख के फिर वो रीपे कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आरबीआई का पैसा। सो द रेट एट विच सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई lends money to the commercial bank is known as the repo rate। ये क्यों दिया जाता है? ताकि मैं कैश को इनफ्लक्स करूं, मतलब मैं डालूं मेरे मार्केट में, ताकि आगे वो लेंड कर सके। रिवर्स रेपो रिपो क्या होता है? मार्केट में बहुत पैसा हो गया है, तो हम बैंक्स को लालच देते हैं कि तू थोड़ा-सा पैसा हमारे पास रख दे, हम तेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्ट देंगे। तुझे बोरोवर्स इतना पैसा नहीं दे पाएँगे जितना हम देंगे। तो मैं मनी रिड्यूस करना चाहती हूँ इन द मार्केट। दिस डिक्रीज़ेज़ द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स को लालच आ जाता है कि अरे आरबीआई तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ये बोरोवर्स से तो हमको 12-13% मिल रहा है, ये तो ज़्यादा दे रहा है। तो कमर्शियल बैंक्स दे पार्क देयर एक्सेस फंड्स विद आरबीआई। नाउ दे हैव लेस कैश टू लेंड टू द बोरोवर्स। So the rate at which the commercial banks can park their surplus fund with the central bank is known as reverse repo। ठीक है, तो ये मार्केट का पैसा थोड़ा कम कर देता है। अभी बैंक्स इसके पास अगर पैसा डिपॉजिट मतलब पार्क कर देंगे तो लेंडिंग के लिए कम पैसा रहेगा। चलो ये लिखो, ये भी लिखो। हमने बॉन्ड्स भी पढ़े थे ना, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स आर जनरली इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं, बॉन्ड्स गवर्नमेंट करती है। दोनों का पर्पस
पब्लिक से लोन लेना ही होता है, ठीक है? दोनों का पर्पस है कि मुझे पब्लिक से लोन लेना है। फ़र्क क्या है? डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनीज़ इश्यू करती हैं और ये बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट करती है। इसमें लेस रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्ट करने का तो रिस्क बहुत कम रहता है ना। So they are issued for a longer period of time, generally issued by the central government at a lower rate of interest. Interest low क्यों है? क्योंकि रिस्क कम है, तो इंटरेस्ट कम है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। They are issued for a longer period of time, generally issued by the central government at a lower rate of interest. They are always secured. They are non-convertible, मतलब ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये रिडीम हो जाएंगे। ऑन लिक्विडेशन दे गेट पेड बिफोर द डिबेंचर होल्डर्स। तो अगर बॉन्ड्स इशू कर रही है कंपनी, तो बॉन्ड वालों को पैसा पहले मिलेगा क्योंकि रिस्क कम है, पहले तुमको पेमेंट करे तो इंटरेस्ट भी कम देते हैं। बाद में डिबेंचर होल्डर्स को, जैसे इन्फ्लेशन बॉन्ड्स, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, फिक्स इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स। मैंने यहाँ पर वर्ड जनरली लिखा है क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको इशू करती है, कंपनीज भी कर सकती है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट करती है। अगर कंपनी से इशू कर रही है तो वो डिबेंचर होल्डर से पहले बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट करेगी। ये भी लिख लो, लिखो। ये भी लिखो, कंटिन्यू करो। Next, let us discuss the definition of deposits. Deposit. हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं ना बैंक के पास में, बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट रखते हैं कि नहीं? सिमिलरली कंपनी बोलती है बैंक के पास क्यों जा रहे हो, मैं ज्यादा इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ, मुझे दे दो। मैम फिर तो डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं ना, सबका टाइम पीरियड अलग है ना। अगर मेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, मतलब मैक्सिमम 3 साल, तो मैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन डिपॉजिट हर कंपनी कर भी नहीं सकती है एक्सेप्ट, आजकल उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो डिबेंचर्स तो उस पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, डिपॉजिट्स पे है। सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज ही कर सकती हैं एक्सेप्ट, तो वो ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मेरी अगर 3 साल से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो मैं डिबेंचर्स करूंगी। डिबेंचर का मैक्सिमम पीरियड है 10 इयर्स, ठीक है। तो अगर मेरी 3 साल से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को डिबेंचर इशू करने चाहिए, और अगर 3 साल से कम की रिक्वायरमेंट है तो डिपॉजिट। ओके, अब डिपॉजिट इंक्लूड्स, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि ये डिपॉजिट आएगा, इसके अलावा भी आप उसको डिपॉजिट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी, मतलब आप कोई भी नाम ले लो, इट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन या एनी अदर फॉर्म। मतलब आप कोई भी उसको फैंसी नाम दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसको डिपॉजिट के नाम पे ले लो, लोन के नाम पे ले लो, या कोई दूसरा फैंसी नाम दे दो, तो उसे आप डिपॉजिट माने, तो उसे हम डिपॉजिट मानेंगे। सो इट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी। अगर कंपनी ने पैसा लिया है डिपॉजिट बोल के, लोन बोल के, या कोई अदर फॉर्म में, तो उसे डिपॉजिट माना जाएगा। लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। अगर प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज किया है, मतलब कोई ना कोई तो रूल होगा। ये हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर है, एक अलग से चैप्टर है, उसमें ये सब पढ़ेंगे। मैम ये कहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, मतलब कुछ ऐसी कैटेगरीज बताई गई हैं कि उसे आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। तो ये कहाँ पर लिखा है, आप मेरे साथ लिखो। दिस इज मेंशन इन रूल 2 ऑफ कंपनीज acceptance of deposits rules 2014। तो ये रूल में जो भी लिखा है ना, दिस इज नॉट
कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स, इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। तो कुछ ऐसे रिसीट्स है जिन्हें डिपॉजिट नहीं मानेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा रूल है उसके ऊपर। लेकिन लॉ बोलता है कोई भी आप डिपॉजिट, लोन या एनी अदर फॉर्म में पैसा उठा रहे हो शॉर्ट टर्म में, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, उससे ज्यादा टर्म का डिपॉजिट आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, तो उसे डिपॉजिट माना जाएगा। उसके रूल्स हमने बनाए हैं, वो फॉलो करके ही आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। डिपॉजिटरी डेरिवेटिव, इसकी तो डेफिनेशन है ही नहीं आपके सिलेबस में। डायरेक्टर कौन होता है? इट मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। भाई वो स्कोप भी बता रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, कंपनी के डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये स्कोप ऑफ द डेफिनेशन है। कौन है डायरेक्टर? हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, हमने पढ़ा था बोर्ड की डेफिनेशन। 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर, मैं तीनों को अभी आपको अलग हाईलाइट करवा के देती हूँ। डायरेक्टर अपॉइंटेड, कहाँ अपॉइंट किया है? टू द बोर्ड। किसका बोर्ड? कंपनी का बोर्ड। तो देखा, हमने लर्न कर लिया कौन है ये डायरेक्टर। ही इज अपॉइंटेड, डेजिग्नेट नहीं किया, इसको अपॉइंट किया है। किस पे अपॉइंट किया है? बोर्ड। किसके बोर्ड पे? कंपनी के बोर्ड पे अपॉइंट किया है। सो ही इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है, तो इसीलिए इस पे इतना टाइम डाल के कोई फायदा नहीं है। डिविडेंड की डेफिनेशन, अरे वाह, सेक्शन 2 क्लॉज 35 डिफाइन कर देता है डिविडेंड को। अरे यार, मतलब ऐसी फालतू डेफिनेशन बनाई है ना इन लोग ने। वो तो डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब इंटरिम डिविडेंड भी यहाँ पर आएगा। डिविडेंड का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करेगी, डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है बाय कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर। सिर्फ इतना बोल दिया है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। मैम पहले तो ये बताओ इंटरिम होता क्या है? देखो स्टूडेंट्स, डिविडेंड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड, कि ये फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन एजीएम तो कौन रुकेगा ना, बीच बीच में भी अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो शेयर होल्डर्स को मजा आ जाता है। तो बोर्ड क्या करता है, बीच बीच में भी ना डिविडेंड देता रहता है। 2 एजीएम के बीच में भी, चल तू खुश हो जाए यार, 1 रुपी पर शेयर डिविडेंड दे देते हैं। तो 2 एजीएम्स के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो बोर्ड मीटिंग में ही प्रपोज और डिक्लेयर भी कर दिया जाता है, बोर्ड इसको करता है। एजीएम में ना मेंबर्स फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो फाइनल क्या होता है? बोर्ड प्रपोज करेगा, मेंबर डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा, वो फाइनल होता है जो एजीएम में होता है। लेकिन साल भर में भी अगर आप मेंबर्स को खुश करना चाहते हो, थोड़ा ले लेना डिविडेंड, ये ले ले, चल ले ले, तो बोर्ड प्रपोज करता है और बोर्ड ही डिक्लेयर भी कर देता है इंटरिम डिविडेंड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। मेरे साथ साथ आई होप आप लिख रहे हो। अब इंटरिम तो पता लग गया, 2 एजीएम के बीच में डिक्लेयर करते हैं। अब इसका डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन डिविडेंड का मतलब ही नहीं बता रही है। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू फाइनल डिविडेंड अप्लाई टू इंटरिम ऑल्सो। क्योंकि एक्ट में जगह जगह पर इंटरिम फाइनल ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ डिविडेंड लेके छोड़ दिया है। एक्ट में आपको सिर्फ डिविडेंड वर्ड दिखेगा, अरे बताया ही नहीं है इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है कि फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है। तो लॉ बोलता है अरे कॉमन प्रोविजंस हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिर्फ इंटरिम को ही अप्लाई करते हैं, तो उधर उन्होंने लिखा है ये इंटरिम को ही अप्लाई करेंगे। अदर देन दैट डिविडेंड में मतलब किसकी बात करो वो लिखा ही नहीं है एक्ट में। तो एक्ट क्या बोल देता है, अरे कॉमन है, जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करते हैं वो इंटरिम को भी अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि डिविडेंड वर्ड में इंटरिम भी इंक्लूडेड है। आप समझ रहे हो? तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ है वो लिखते हैं।
Okay, this means that it means that the provisions applicable to final dividend shall apply to interim dividend also. तो एक्ट में जहां भी डिविडेंड वर्ड यूज किया ना, वो फाइनल या इंटरिम कुछ भी हो, प्रोविजंस दोनों के लिए सेम है। हाँ, इंटरिम के लिए जो एक्स्ट्रा है वो हम अलग से बताएंगे, एक्ट में लिखा है ये इंटरिम को ही अप्लाई करता है। ओके, ये लिखो यहाँ पर, आगे भी आपको काम आएगा। डिविडेंड हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 8। ओके, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा कि डिबेंचर की डेफिनेशन, डिपॉजिट, ये सिर्फ डेफिनेशन दी है यहाँ पर, बाद में एक पूरा पूरा चैप्टर है उसके ऊपर। चलो, ये लिख दिया हमने, आगे बढ़ते हैं, फिर एक रिवीजन करेंगे पूरा। डॉक्यूमेंट, यस, डॉक्यूमेंट क्या होता है? क्लॉज 36 डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट मतलब सब लिख के रखना ना, बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट दिस, मतलब इसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, इसको लिख के रखो। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, क्या बात है, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब ये सब तो आएगा, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, आप एक काम करो ना, बॉक्स में डालो, ठीक है, समन्स एंड नोटिस। ठीक है, इसको एक बॉक्स में डालो। रिक्विजिशन ऑर्डर डिक्लेरेशन, इसको बॉक्स में डालो। फॉर्म एंड रजिस्टर बॉक्स में डालो। अब ये देखो, समन और नोटिस इशू किया जाता है, रिक्विजिशन ऑर्डर डिक्लेरेशन सेंड किया जाता है, फॉर्म एंड रजिस्टर मेंटेन मतलब कीप, कीप मतलब मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ओके, तो डॉक्यूमेंट में आता है समन्स, नोटिस, रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट। रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट। रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट, रिक्विजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, ये सेंड किया जाता है। फॉर्म और रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते, रखे जाते हैं। ये तो ऐसे इसको कनेक्ट करना है। So summons, notice, requisition, order, declaration, which is issued, sent, kept in pursuance of the act. आप डॉक्यूमेंट क्यों मेंटेन कर रहे हो? क्योंकि एक्ट बोलता है मेंटेन कर, इसीलिए कर रहे हैं। या कोई दूसरा लॉ बोलता है फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, जैसे जीएसटी में बोला नहीं कंपनी ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करो, इसीलिए हम कर रहे हैं। इनकम टैक्स ने बोला ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करो, इसीलिए हम कर रहे हैं। या तो दिस एक्ट, दिस मतलब कंपनीज एक्ट बोलता है मेंटेन करो, कंपनीज एक्ट बोलता है ये सेंड करो, तो इसीलिए भेज रहे हैं। या फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कंपनी तूने ये डॉक्यूमेंट क्यों भेजा? वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था ना, इनकम टैक्स एक्ट है ना, वो बोलता है कि ये मेंटेन करो। या फिर जीएसटी, उसने बोला है मेंटेन करो, जीएसटी लॉ उधर लिखा है ये करना है मेंटेन, इसीलिए हम ये मेंटेन कर रहे हैं। कैसे कर सकते हो मेंटेन? या तो आप फिजिकली पेपर फॉर्म में करो, या आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन करो, जैसे प्रिंट आउट लेके रख लिया,
या आपने सॉफ्ट कॉपी में ही रख दिया, आपके सॉफ्टवेयर में पड़ा है, कैसे भी मेंटेन करना है ना, पेपर में करो, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो। सेंड करना है, ईमेल भी कर सकते हो आप, पेपर भी भेज सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भेजना है ना, सेंड करना है। इलेक्ट्रॉनिकली या पेपर दोनों में चलेगा। तो समन, नोटिस, रिक्विजिशन ऑर्डर, डिक्लेरेशन फॉर्म, रजिस्टर whether issued, sent or kept in pursuance of this act, मतलब Companies Act or any other law for the time being in force. Employee stock option, ESOP, ये हम डिटेल में कवर करेंगे अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। तो वहां पर मैं आपके साथ डिटेल में, क्योंकि ये बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आधा अधूरा नहीं बताना चाहती। तो ये ईसॉप है, मतलब एम्प्लॉइज को मैंने ऑप्शन दिया, कंपल्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। देख, तेरे को शेयर्स खरीदने हैं तो खरीद सकता है, नहीं खरीदना तो भी आज नहीं, नहीं फ्यूचर में। ये एम्प्लॉय रिटेन करने के लिए ईसॉप दिया जाता है या रिवॉर्ड करने के लिए। रिटेन कैसे? लालच देते हैं ना, तू 3 साल टिकेगा तो 100 शेयर मिलेंगे, टिक जा 3 साल, ईसॉप लेके निकल, तो रिटेन हो गया और रिवॉर्ड भी हो गया। भाई तूने 3 साल में इतनी मेहनत की, इतना काम किया, प्रॉफिट इतना लेकर गया, चल तेरे को हमारे पास देने के लिए पैसा तो नहीं है, तू ईसॉप रख ले, ईसॉप रख ले। जैसे इलॉन मस्क अपने एम्प्लॉइज को सैलरी कम दे रहा था, शेयर्स देते जा रहा था, सैलरी बहुत कम थी, शेयर्स दे दिए, वो स्पेस वाली जो उसकी कंपनी है, शेयर देते गया, शेयर देते गया, शेयर लिस्टिंग हो गई, एम्प्लॉइज करोड़पति बन गए। आप बोल सकते हो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तू कंपनी के शेयर दे दे मुझे रिवॉर्ड करने के लिए, सैलरी कम है, ईसॉप देते गया, देते गया, देते गया, लिस्टिंग हो गई कंपनी की, करोड़पति बन गए सारे एम्प्लॉइज। तो क्या है, ये एक ऑप्शन है। किसको दी है ये ऑप्शन? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज को। किसके हैं वो? या तो कंपनी के हैं, या उसके होल्डिंग के हैं, या सब्सिडरी के हैं। हमने क्या ऑप्शन दी है उनको? आपके पास राइट है टू परचेस या सब्सक्राइब बोल दो फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। आज ही खरीद सकते? नहीं, नहीं, फ्यूचर में हम बताएंगे क्या प्राइस पे। अगर मार्केट में प्राइस लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपया चल रहा है, मेरे पास ऑप्शन दी गई है ईसॉप में टू बाय, मेरा जो ईसॉप का जो प्री डिटरमिन्ड प्राइस है उसको एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है उसमें ऑप्शन दी गई है कि मैं 80 में परचेज कर सकती हूँ। बढ़िया है, मैं 80 में खरीदूंगी, मार्केट में 100 में बेचूंगी, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगी, मैं तो ये एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन अगर मार्केट में ही प्राइस 50 रुपए चल रहा है, मैं 80 में क्यों खरीदूंगी? फिर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मैं तो मार्केट में ही खरीदूंगी ना 50 रुपए में, तो मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगी। वैसे भी ऑप्शन है, कंपल्शन तो है नहीं। एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स, मेरा ना फाउंडेशन का लेक्चर है, मैं उनको बोलती हूँ 5 मिनट रुकें जरा। ओके, लास्ट में आज के लिए ई तक करेंगे। एक्सपर्ट, मैं डी और ई और एफ जो भी स्टोरी है ना वो मैंने एक साथ बनाई है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। एक्सपर्ट कौन होता है ये हम फिर से करेंगे जब हम प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर करेंगे। इसका मैंने निमोनिक बनाया है ईवी, सीए, सीएस, सीएमए, अदर पर्सन, अदर्स। ठीक है, अब एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट इंजीनियर हो सकता है, वैल्यूअर हो सकता है, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है,
एनी अदर पर्सन जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है टू इशू अ सर्टिफिकेट इन पर्सुएंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर या आर्किटेक्ट। अब पहले तो ये समझ लें कि हम एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात तो है, एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्सपर्ट के बोलने पे जनता अपना पैसा हमको दे रही है। अगर मान लो कि मैं पब्लिक को बोलती हूँ मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए डैम बनाना है, कोई मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहा है, कोई मेरे पे ट्रस्ट करके पैसे ही नहीं रहा। जैसे ही केपीएमजी ने रिपोर्ट दे दी प्रोजेक्ट सुपर्ब है, इन्वेस्ट करना चाहिए, डैम बहुत फायदे में रहेगा, वो एक्सपर्ट की ओपिनियन पढ़ के लोगों ने मुझे पैसे देना शुरू कर दिया। तो एक्सपर्ट की ओपिनियन से मेरे को पैसे मिल रहे हैं कि नहीं? तो कौन है जो ये ओपिनियन दे सकता है? इंजीनियर एक एक्सपर्ट है जो बोलेगा डैम बन सकता है। वैल्यूअर बोलेगा कि कंपनी के शेयर्स ये बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, ले लो, एक्सपर्ट हूं मैं, कंपनी के प्राइस बहुत शेयर्स बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, ले लो। सीए, सीएस, सीएमए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब लोग एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, एक्सपर्ट की डेफिनेशन में आते हैं। 1956 में तो एक्सपर्ट को डिफाइन ही नहीं किया था, पहली बार 2013 एक्ट ने एफर्ट लेके एक्सपर्ट को डिफाइन किया है। एनी अदर पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी है, जैसे डॉक्टर के पास अथॉरिटी है, आर्किटेक्ट के पास अथॉरिटी है, उनका लॉ उन्हें, हम नहीं बोलते डॉक्टर सर्टिफिकेट, उनका लॉ उन्हें सर्टिफिकेट इशू करने की परमिशन देता है, अथॉरिटी देता है। वो तो एक्सपर्ट हुए ना, एक्सपर्ट हुए कि नहीं? चलो, तो आज यहीं पे, क्योंकि ये बहुत सारी डेफिनेशन है जो हम आगे बहुत बहुत डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया है। जो आगे नहीं आने वाला उसको मैंने डिटेल में किया, जैसे कंट्रोल की डेफिनेशन है वो मैंने बहुत डिटेल में की, क्योंकि वो आगे उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर मैं बहुत डिटेल में करने वाली हूँ, क्योंकि उसका आगे जाके कोई भी डेप्थ कवरेज नहीं है, यहीं पे हमको कवर करना पड़ेगा। लेकिन ईसॉप, एक्सपर्ट, इनका इन डेप्थ कवरेज बाद में है मेरे बुक में, तो हम वहां पे करेंगे। एक रिकैप कर लेते हैं, आप लर्न करके आना, अगले लेक्चर में इसका पूरा रिवीजन होगा। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने किया द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, बहुत डिटेल में हमने ये डेफिनेशन की, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रोल, डिबेंचर, डिपॉजिट, डायरेक्टर, डिविडेंड, डॉक्यूमेंट, एक्सपर्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब हमने आज कवर किया। प्लीज इसको सबको रिवाइज करके आना। अगले लेक्चर में, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पूरा रिवीजन होगा, वर्ड टू वर्ड हम पूरा रिवाइज करेंगे। अब मैं जाती हूँ, मेरा एक फाउंडेशन का लेक्चर ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है ऑनलाइन का, आज थोड़ा सा बैक टू बैक हो रहा है, लेकिन अगले सेशन में मिलेंगे। इनकी जो स्टोरी है वो मेरी तो तैयार है, लेकिन सिर्फ इतना है कि मैंने सब एक साथ वो लिखा हुआ है ना, क्योंकि थोड़े-थोड़े ही है ना, डी, ई तो एफ, तो इसीलिए मैं फिर आपको क्लब करके ही दूँगी, ठीक है? चलो, अगले सेशन में मिलती हूँ आपसे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है लेक्चर्स में। दे कैन ऑल्सो एनरोल फॉर दिस बैच बाय विजिटिंग माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। रिवाइज करना, खुद से पढ़ के आना, अगले सेशन में मिलेंगे, पहले पूरा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आई विल सी यू देयर।